डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अभी तक ऐसा करने का किसी ने भी नहीं सोचा। तो वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनिस को अल्टीमेटम ही दे दिया है। वहीं चीन कल तक अपने ICBM के टेस्ट से अमेरिका से लेकर साउथ चाइना सी में तहलका मचाने को था, लेकिन अब भारत ने इसका जवाब महज 40 घंटों में ही देना शुरू कर दिया है, और वो भी 5 दिनों तक लगातार। अब ये तो जग जाहिर है, अगर कोई देश अपने हथियार का टेस्ट कर रहा है, अगर वो आपके दरवाजे पर आकर गिरे तो आप बेचैन तो होंगे ही। चीन ने भी ऐसा ही किया है। चीन की नई मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है, और बुधवार को चीन ने प्रशांत महासागर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण किया है, जिसके बारे में चीन ने अमेरिका और फ्रांस दोनों को ही बता दिया था कि ऐसा कुछ टेस्ट होने वाला है। और ये देखिए कि ऐसा 44 सालों में पहली बार हुआ है जब चीन ने समुद्र के ऊपर ICBM का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। मतलब ये चीन के लिए बड़ी बात है। अब ये तो होगी चीन की बात जिसने अमेरिका को तो डरा दिया है। वहीं भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे चीन अब उबर नहीं पाएगा। दरअसल भारत 25 से 30 सितंबर के बीच लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, जो कि मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर होगा। खास बात तो ये देखिए कि इसमें DRDO तैयारी कर रहा है। यहाँ ये नहीं बताया गया है कि कौन सी मिसाइल का परीक्षण होगा। भले ही यहाँ कुछ भी ना बताया गया हो, लेकिन चीन को एक डर हरदम बना रहता है। भारत जो मिसाइल के टारगेट्स के नंबर बताता है, वो उससे कहीं ज्यादा टारगेट हासिल करने वाली मिसाइलें होती हैं। जैसे कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज भारत ने 5000 से 8000 किलोमीटर की बताई है, लेकिन चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल असल में 8000 किलोमीटर से ज्यादा तक की दूरी के लक्ष्य को मार सकती है। लेकिन भारतीय सरकार जानबूझकर इसकी क्षमता को कम बताती है ताकि दूसरे देशों में चिंता ना बढ़े। यहाँ आप समझ सकते हैं, भारत ने नोटम 1700 किलोमीटर तक का दिया है, लेकिन चीन को असली नंबर्स पता है। वहीं चीन तो इसके नंबर से परेशान है, जबकि अमेरिकी वैज्ञानिक भारत के अग्नि मिसाइल से इसलिए भी चिंतित है क्योंकि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी है। मतलब ये हुआ कि ये एक मिसाइल कई परमाणु बमों को ले जा सकती है। जब ये मिसाइल लॉन्च होती है तो ये अपने रास्ते में अलग अलग जगहों पर बम गिरा सकती है। यही वजह है कि चीन से लेकर अमेरिका तक सब कोई परेशान है। सिर्फ अग्नि मिसाइल ही नहीं, DRDO के पास ऐसे कई सरप्राइजेस मौजूद हैं जिससे आधी दुनिया चौंक सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत इन 5 दिनों में किन किन मिसाइलों को दाग सकता है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि संघर्ष को खत्म करने और वार्ता शुरू करने के लिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि युद्ध से विवादों का हल नहीं निकाला जा सकता है और समाधान लड़ाई के मैदान से नहीं आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कोई भी देश ये नहीं कर सका है, यानी कि रूस और यूक्रेन को एक साथ एक टेबल पर लाना, लेकिन भारत दोनों पक्षों को एक साथ लाकर वार्ता करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत कम से कम सूचना का आदान प्रदान कर रहा है ताकि सभी पक्ष एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को हल कर सकें और इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकें। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत शांति लाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन असली शांति तभी संभव है जब यूक्रेन और रूस खुद आगे बढ़ेंगे। साथ ही शांति किसी तीसरे देश के हाथ में नहीं है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर बातचीत सफल होती है तो हम कुछ कर सकते हैं, यानी हम मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम देश हैं जो एक साथ मॉस्को और कीव दोनों से ही बात कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारत एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि भारत इसमें सफल हो पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, भारत रूस और यूक्रेन के बीच में मसला सुलझा सकता है, या जब तक अमेरिका और यूरोप इसमें घी डालते रहेंगे ये संभव नहीं है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट हमारे पड़ोसी से जुड़ी हुई है, जहां बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने मोहम्मद यूनिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाएं। जहां हाल ही में मोहम्मद यूनिस अभी अमेरिका में है, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति, नेपाल और कनाडा के लीडर से मुलाकात की है। जहां PM मोदी ने मोहम्मद यूनिस से मिलने और उनसे मीटिंग करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनके पास समय नहीं था। तो वहीं उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक मीटिंग की, जहां दोनों देशों ने सार्क को फिर से जीवित करने की बात की, जिसको भारत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वैसे बिना भारत के ये देश कुछ भी कर लें, सार्क किसी काम का नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश में निवेश करने का भी वादा किया है। यहाँ खुद की जेब फटी है और वो दूसरे को कह रहे हैं कि आज रात की दावत मेरी तरफ से है। वैसे यहाँ खर्च कौन करेगा? तो जवाब है वर्ल्ड बैंक, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को ही भीख दी जा रही है। जहां बांग्लादेश को $3.5 बिलियन की सहायता देने की पेशकश की है, जबकि
पाकिस्तान को $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मिल चुकी है। मतलब इनका ऐसा ही चलता रहेगा। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने चुनाव के लिए 18 महीने की समय सीमा तय की है। वहीं जो बांग्लादेश के प्रमुख दल हैं उन्होंने 90 दिन में चुनाव करवाने की मांग की है। साथ ही शेख हसीना के जो बेटे हैं वो भी अब राजनीति में एंट्री करेंगे। मतलब सब अपने हाथ आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। वैसे जब एक बार सेना ऑर्डर देने पर आ चुकी है तो ये मुश्किल है कि जो भी सरकार आएगी उसका कंट्रोल किसके हाथों में होगा। अभी आप म्यांमार को देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। अगर बात करें मोहम्मद यूनिस की तो वो अमेरिका की गोदी में जाकर बैठ चुके हैं। यही वजह है कि हाल ही में भारत ने भी बांग्लादेश के विपक्षी दल यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि BNP से बात शुरू की है और इस मुलाकात का उद्देश्य बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति को समझना है। यहाँ आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में चुनाव हो भी गए तो सरकार किसके हाथों में होगी?